गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में आज का टॉपिक हमारा है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत हम आज जिस प्रमुख टॉपिक पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वो है नागरिक चेतना और सहभागिता तथा राजनीतिक सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप किस प्रकार से है, इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागरिक चेतना और सहभागिता। देखिए, हमारी पिछली कक्षा में हमने राजनीतिक सहभागिता के अर्थ के बारे में तथा उसके स्वरूप के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया। मैं आशा करता हूँ कि राजनीतिक सहभागिता के बारे में आप अच्छे ढंग से वाकिफ हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं जो हमारे नागरिक हैं, जो सामान्य जन हैं, उनकी जागरूकता, उनकी चेतना किस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता में अपना प्रभाव रखती है। तो देखिए, नागरिकों की चेतना और उनका शैक्षिक स्तर तथा वैचारिक धरातल, इन तीनों के आधार पर हम राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अर्थात यूँ कहें कि जो नागरिक हैं वो किस प्रकार से अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूक हैं, उसके बारे में कितने नज़दीक हैं, तथा उनका जो शैक्षिक स्तर है, यानी जो साक्षरता या फिर जो उच्च अध्ययन या किस प्रकार का उनका जो एजुकेशन का लेवल है, वो साथ ही साथ उनका वैचारिक धरातल, जिस प्रकार की विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं। तो इन तीनों स्तर या तीनों ऐसे तत्व हैं जो राजनीतिक सहभागिता को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। अब यही कारण है कि जिन देशों में साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक है, वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही व्यापक है। आप देखिए, जो भी पश्चिमी देश देखिए या जो साक्षरता अपनी 100% रखते हैं, वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही व्यापक है, क्योंकि सभी नागरिक शिक्षित हैं। वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सब कुछ अपनी जागरूकता रखते हैं, उसके बारे में नज़दीक से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा साक्षरता उतना ही राजनीतिक सहभागिता का स्तर ऊंचा होगा। अब देखिए, यूरोपीय देशों की तुलना करें एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ, तो यूरोपीय देशों की जो शिक्षा का जो स्तर है, ये जो साक्षरता की जो दर है, वो काफ़ी उच्च है। लेकिन आप अगर एशियाई अफ्रीकी देशों की साक्षरता का जो दर देखेंगे वो बहुत ही न्यून है। तो जब न्यून दर है तो स्वाभाविक है कि वहाँ राजनीतिक उदासीनता बिल्कुल दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही न्यून है, और शिक्षा के स्तर न्यून होने से राजनीतिक सहभागिता भी न्यून स्तर पर होती है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व और विस्तारित रूप से जो फैलाव भी है, इसका भी ये कारण है कि जिससे नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा परिचर्चा नहीं कर पाते हैं। देखा गया है कि बड़े देशों में अल्प मात्रा में नागरिकों का अपने प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद हो पाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में नागरिकों की लोकतांत्रिक और राजनीतिक सहभागिता अत्यल्प मात्रा में ही सक्रिय रह पाती है, बहुत ही कम मात्रा में वो सक्रिय हो पाती है। स्वाभाविक रूप से इसे किसी देश की राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। अब देखिए, जिस प्रकार का जो ये उन्होंने उल्लेख किया है कि एक जनसंख्या घनत्व और उसका विस्तार फैलाव भी इसमें जन सहभागिता में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो नागरिक और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको नागरिक चुनकर भेजते हैं, तो उनकी वो चर्चा परिचर्चा विशाल देशों में हो नहीं पाती है और उनका प्रत्यक्ष संवाद भी नहीं हो पाता है। तो अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर ये स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी एक प्रकार की एक कमी के रूप में देखा जाता है, या फिर यूँ कहें कि राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का जो अभिजातीय स्वरूप है, ये किस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता में अभिजात वर्ग अपनी भूमिका निभाता है। तो देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की प्रभावी और सक्रिय सहभागिता हमेशा प्रथम और अनिवार्य शर्त होती है कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक जिस प्रकार की अपनी जो सहभागिता निभाते हैं, तो उसमें नागरिकों का प्रभावी और सक्रिय होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ये देखा जाए तो कहीं पर भी ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है। हमारे राजनीतिक चिंतक जोसेफ शुम्पेटर का कहना है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियाँ बनाना व्यावसायिक राजनीति का काम है। सामान्य नागरिक की भूमिका चुनाव के द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित है। मतलब आप समझ सकते हैं कि शासन व्यवस्था का संचालन करना और सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना,
ये कोई सामान्य नागरिक का काम नहीं है, बल्कि एक व्यावसायिक राजनीति का काम होता है, जो उसमें पारंगत होते हैं, जो विधायी और कानूनी प्रक्रिया में बहुत ही कुशल उसमें होते हैं या फिर उसके बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, वो ही काम कर सकते हैं। सामान्य नागरिक ये नहीं कर सकता। सामान्य नागरिक क्या कर सकता है, वो केवल चुनाव में अपनी पसंद का जो भी राजनीतिक दल है उसके माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित है। इससे ज़्यादा सामान्य नागरिक किसी प्रकार का काम नहीं कर सकता। इसलिए ये कहते हैं कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियाँ बनाना सामान्य नागरिक से परे है, बल्कि इसमें कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं, व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होते हैं, वही काम कर पाते हैं। स्पष्ट रूप से ये प्रक्रिया नागरिकों को एक प्रकार के नेपथ्य में धकेल देती है। शासन, सत्ता और विपक्ष में केवल चुनिंदा राजनीतिज्ञ होते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो नागरिक हैं, जब उसमें सामान्य नागरिक भूमिका नहीं कर पाते तो वो बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाते हैं। और शासन, सत्ता और विपक्ष, इसमें केवल जो चुनिंदा और जो केवल विशेषज्ञ राजनीतिज्ञ होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। यही नहीं, ये जनप्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक दलों के सक्रिय अग्रिम पंक्ति में व्यावसायिक राजनेता भी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियों के चलते नीति निर्माण में केवल सतही कार्य कर पाते हैं। वास्तविक सक्रियता और सत्ता में भागीदारी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं और उन राजनीतिक दलों में जो सक्रिय और सबसे अग्रिम पंक्ति में अर्थात जो प्रमुख व्यावसायिक राजनेता होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक, इनकी सभी मुश्किलों से या भी इन पेचीदगियों से चलते वो नीति निर्माण में केवल ऊपरी तौर पे ही अपनी भूमिका निभाते हैं। वास्तविक तौर से ये सब काम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है बड़े बड़े नौकरशाह और जो टेक्नोक्रेट होते हैं, तकनीकी सेवी होते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में वास्तविक सहभागिता अल्प मात्रा में अभिजातीय वर्ग के हाथों में सिमट कर रह गई है। तो यूँ कहें कि अगर हम सही ढंग से वास्तविकता या जन सहभागिता की बात करें तो जो एक गिना चुना जो अभिजन वर्ग है, विशेष वर्ग है, उसी के हाथों में है ये सब सिमट कर रह गई है। स्पष्ट है कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र मूलतः राजनीतिज्ञों के शासन है, जिसमें साधारण नागरिकों की भूमिका बहुत सीमित, अल्पकालिक और रुक कर या काल्पनिक मात्र है। मतलब कह सकते हैं कि वर्तमान में जो लोकतंत्र प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसमें जो मूलतः जो राजनीतिक शासन है, उसमें जो साधारण नागरिक है उनकी भूमिका बेहद ही सीमित, बहुत ही कम और कुछ समय के लिए या फिर आंशिक रूप से उसमें या काल्पनिक रूप में दिखाई देती है। वास्तविक केवल अभिजन तंत्र है या अभिजातीय वर्ग है, उसी के पास ये सब कुछ वास्तविक सहभागिता रही है। रॉबर्ट डेहल ने लोकतंत्र के इस अभिजातीय स्वरूप की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि यह ऐसी यंत्रबद्ध व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धांतों का अनुसरण करती है तथा विभिन्न हित समूहों के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन स्थापित करने के लिए स्वतः अभिजातीय वर्ग या अभिजातीय प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। इस प्रक्रिया में संपूर्ण समाज शासन पर नियंत्रण करने के लिए दो या कुछ अधिक समूह में विभक्त का स्वनिर्मित अभिजातीय समूह का अनुगामी हो जाता है। इस प्रकार ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता का स्तर अत्यंत न्यून होता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो फिर वास्तविक जो जन सहभागिता की जो प्राप्ति करनी होती है वो उसमें हो नहीं पाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप है वो किस प्रकार से है। राजनीतिक सहभागिता एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण और निर्धारण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी स्पष्ट किया और ये बिल्कुल इसी को ही दर्शाता है। व्यापक अर्थ में देखें तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूलतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है कि उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लें, अपनी हिस्सेदारी, अपनी सहभागिता को बढ़ाएं। लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता के अनेक मानदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अंतर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को ही राजनीतिक सहभागिता का हम सूचक मान लेते हैं कि मतलब किसी भी प्रक्रिया में कितने प्रतिशत लोगों ने और किस प्रकार से अपनी सहभागिता को बढ़ाया, उसी को स्पष्ट करके हम समझ सकते हैं। कहीं कहीं पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो अपना जो प्रचार अभियान में हिस्सा लेने वाले नागरिकों प्रतिशत की मात्रा पर भी विचार कर लेते हैं कि जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा किस प्रकार से अपने जो प्रचार अभियान होता है उसमें किस प्रकार से हिस्सा लेते हैं तथा साथ ही साथ नागरिकों कितने प्रतिशत किस दल के प्रति अपना मत रखते हैं, विचार रखते हैं, ये सब कुछ हम राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में, राजनीतिक सहभागिता के रूप में देख सकते हैं। फिर भी विशेष तौर से दो प्रक्रिया को हम देख सकते हैं। पहला है सामुदायिक गतिविधि।
सामुदायिक गतिविधि के अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे स्वच्छता है या सुरक्षा है इत्यादि की व्यवस्था के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। नाम से स्पष्ट होता है कि समुदाय के लोग मिलकर किसी काम को पूर्ण करना, जिसमें सार्वजनिक हित का उद्देश्य रखा गया हो, जिसमें सभी लोग एक साथ एक जगह मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामलों को सुलझाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं, या जब कोई नागरिक जुलूस या जुलूस, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरने या बहिष्कार की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई भी राजनीतिक सहभागिता को या उसकी एक प्रकार से स्वरूप में देख सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी सामान्य जन है, वो अपनी मांगों के लिए अपने किसी प्रकार की मांग है उसको पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो सभी लोग मिलकर या किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालना है, धरना प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, हड़ताल करनी है या किसी प्रकार का बहिष्कार करना है, वो अपने जनता के हितों के अनुकूल, तो ये सब जो काम करते हैं ये भी एक राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान सकते हैं। तथा नागरिक सहभागिता की मुख्य कसौटी ये है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति या निर्णयों में कहाँ तक प्रभावित कर पाया है। ठीक है, मतलब किसी प्रकार से कोई भी कार्य में या जो सामान्य नागरिक होते हैं वो सार्वजनिक नीति अर्थात सरकार के द्वारा, राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा जो निर्मित नीति या निर्णय होते हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित वो कर पाए, ये भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि सरकार और नागरिकों के मध्य सक्रिय परस्पर क्रिया है। मतलब ये दो तरफा है, एक तरफ सरकार अर्थात व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, दूसरी तरफ उसमें नागरिक, दोनों की एक प्रकार से दो तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है। ठीक है, मतलब एक पक्ष यथा सरकार समझ सकते हैं या फिर अपन नागरिक समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जब क्रिया एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो एक पक्ष दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक सहभागिता के कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं, राज्य अथवा सरकार भी पहल कर सकता है। इसलिए हम इसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप किस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप, अब आप देखिए राजनीतिक सहभागिता को अपन दो रूप में बांट सकते हैं। एक है परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, दूसरी है गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। देखिए परंपरागत राजनीतिक सहभागिता है, इसमें हम नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता दो हिस्सों में बांटकर पहले देखते हैं। तो पहले देखेंगे राजनीतिक सहभागिता, सरकार या जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क, जो नागरिक सहभागिता के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। साथ ही सरकार और जनप्रतिनिधि पत्र, टेलीफोन, साक्षात्कार, संपादक के नाम पर पत्र, हस्ताक्षर अभियान, इस प्रकार के कार्यक्रम चलाकर या विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं उनकी गतिविधियों को सामने लाकर और राजनीतिक प्रचार अभियान चलाकर, सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़कर या फिर और किसी भी प्रकार से, जैसे प्रत्याहान जिसको कहते हैं प्रतिनिधि को वापस बुलाना, इस प्रकार से नागरिक सहभागिता के तौर पर ये सब कार्य किए जा सकते हैं। दूसरी अगर देखें तो राज्य सहभागिता, जिसमें आप देखें कि राज्य के द्वारा जो चुनावों का आयोजन है, सार्वजनिक सुनवाई करना है, सलाहकार परिषदों का गठन करना है या किसी प्रश्नों पर किसी प्रकार का निर्णय करना है तो उस निर्णय हेतु मतदान कराना, ये सब अपन किस में समझ सकते हैं, परंपरागत राजनीतिक सहभागिता में। अब जो गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता है, जिसमें जो नागरिक सहभागिता है, गैर परंपरागत में किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो नागरिक सहभागिता है वो विरोध प्रदर्शन है या किसी प्रकार के जुलूस है, नारेबाजी है, पोस्टरबाजी है, नुक्कड़ है, नाटक है, हड़ताल है, धरना है, भूख हड़ताल या सरकारी पुरस्कार को अस्वीकार करना, उसको वापस लौटाना, ये सब उसमें समझ सकते हैं। अगर राज्य की सहभागिता देखें तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, जैसे गणतंत्र दिवस की परेड है, इस प्रकार की राज्य सहभागिता के तौर पर समझ सकते हैं। फिर वापस गैर परंपरागत में आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा है, राजनीतिक हिंसा है, इस प्रकार से नागरिक सहभागिता निभा सकते हैं। वहीं अपन जब राज्य सहभागिता देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के अभियान का संचालन करना है, स्वच्छता है, प्लस पोलियो, साक्षरता है, टीकाकरण है, वृक्षारोपण है, सार्वजनिक दौड़ या मानव श्रृंखला का आयोजन है, प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता या इस प्रकार की कोई प्रदर्शनी, तो ये सब इस प्रकार से सहभागिता निभाई जाती है। तो हमने देखा कि जो राजनीतिक सहभागिता है उसमें परंपरागत और गैर परंपरागत में नागरिक सहभागिता और राज्य सहभागिता किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हमने राजनीतिक सहभागिता के रूप को विस्तृत रूप से ये डिस्कशन किया, उसको स्पष्ट किया।